देखो आज अपन देखते हैं 1833 का, है ना, 1833 का चार्टर, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले आ रहा है फोकस सेंट्रलाइजेशन के ऊपर, है ना, इसे इसे वेरी इंपॉर्टेंट करो। ठीक है ना, फोकस ऑन सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ये सेंट्रलाइजेशन जैसे जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर दो लिखवा वर्ड, ठीक है, एक तो एग्जीक्यूटिव और दूसरा है लेजिस्लेटिव। ये दो सेंट्रलाइजेशन हुए, एक एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन हुआ और एक ये लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन हुआ। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी, और ये हो गया अपने विधायी। ये दोनों लिखवा, ये दो तरह के सेंट्रलाइजेशन इसके अंदर किए गए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी, ठीक है। अब देखो ये एग्जीक्यूटिव क्या था, सबसे पहले फोकस दिखा, ये क्वेश्चन आता है ना, निम्न में से कौन सा एक्ट जो था ये केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन के ऊपर इसे सबसे ज़्यादा बल दिया। अब ये क्या था, आप समझो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पहले अलग अलग जगह से कंट्रोल हो रहे थे अब वो एक जगह से कंट्रोल होंगे, ये सेंट्रलाइजेशन होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे होता है गवर्नर जनरल की, जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये यहाँ से मतलब था, ठीक है। तो इसमें देखो ये वर्ड ये कैसे अपन को समझ में आएगा। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। ये आप रेगुलेटिंग याद करो, रेगुलेटिंग में था BG हो गया था, वो BGG हो गया था। तो इसका मैंने बताया था कि जैसे यार ऐसा नहीं है कि नाम सिर्फ एक डबल G लगा दिया तो कुछ हो गया, नहीं, उसको पावर दी गई थी, ऐसा ही अब यहाँ हो गया। तो अब सोचो जो बंगाल का केवल बंगाल के अंदर सीमित था, आज वो पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल करेगा। तो विस्तार हुआ कि नहीं हुआ, और उसकी चलेगी, ठीक। और ये पहला व्यक्ति कौन था, ये विलियम बेंटिक था, जैसे वहाँ पर देखा था वहाँ WH लिखा हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स था 73 से 86, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन को एक तो इसमें ध्यान में रखनी है। सेंट्रलाइजेशन हो गया ना, देखो, और अभी धीरे धीरे आगे आता जाएगा तो मैं बताता जाऊँगा और कैसे सेंट्रलाइजेशन है। फिर दूसरा अपन जैसे देखते हैं कि ईस्ट ये जो इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, इसके अंदर 3 की जगह मेंबर बढ़ाई कर दिए थे 4। तो अब थोड़ा सा सोचो, जब भी कभी ये 3-4 आए ना तो बिल्कुल इसको शुरू से खींच के लाया करो। शुरू से अपन ने क्या देखा कि सर जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना उसके अंदर ये 4 डाले गए थे, लेकिन इन चारों से घटपट होता था, 2+2 हो जाता तो समस्या होती थी। फिर जो सेटलमेंट एक्ट आया 81, उसमें बताया गया कि भाई सुधार इसमें ज़रूरी है, तो फिर वो ज़रूरी है तो फिर वो 84 में आया। 84 में कौन सा आया, पिट सिटी एक्ट आया, तो उसने 4 को घटा के कितने कर दिए, उसने 4 को घटा के 3 कर दिए, ठीक है ना। फिर ये हुआ था 1784 के अंदर, 1784 में, तो 1784 से फिर 86 आया, उसमें भी यही रहा, ठीक है ना। 86 के बाद फिर 93 आया, उसमें भी यही रहा, फिर 13 आया, उसमें भी यही रहा, लेकिन 33 के अंदर ये चेंज हो, है ना। तो ये ध्यान रखनी है अपन को, ये आता है ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा कि स्टेटमेंट ये देते हैं रेगुलेटिंग में, जो कई बार यूँ पूछ लेते हैं कि 3 से बढ़ा के 4 कब किए, कई बार यूँ पूछ लेते हैं 4 से घटा के 3 कब किए। तो देखो पिट्स में घटा है और 33 के अंदर बढ़ा है, ठीक है। तो क्या कर दिया अपन ने, 3 से बढ़ा के 4 कर दिया। और ये जो चौथा जो पद था वो था लॉ मेंबर का, ठीक है ना। और ये सबसे पहले था मैकॉले, ये जो आज भी जितना भी इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में देखते हैं उसके पीछे यही व्यक्ति काम कर रहा था, ठीक है ना, लॉर्ड मैकॉले, ठीक, मैकॉले लॉ मेंबर, समझ गए। अब देखो एक थोड़ी सी चीज़ समझो यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया ना ये 3 से 4, 4 से 3 सारा खंडा, तो क्यों होता था वो तो मैंने बताया ही। पहले तो भाई डिसीजन लेने में आसानी होती थी, लेकिन यहाँ क्यों किया ऐसा। और चौथा अपन जैसे देख रहे हैं भाई, इससे पहले आपने किसी का भी स्पेशलाइजेशन देखा था क्या, रेगुलेटिंग में अपने 4 पढ़े, क्या स्पेशलाइजेशन देखा था क्या 4 कौन होते हैं। पिट्स में घटा के 3 कर दिया तो क्या 3 मैंने बताया था कि 3 कौन से होते हैं, वो जनरलाइज काम करते थे। लेकिन ये जो चौथा व्यक्ति आया ये स्पेशलाइज काम करता था, ये क्या था, ये लॉ मेंबर था। और धीरे 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 अपन जैसे देखेंगे आज जो अपन जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं ना, 76 आर्टिकल 76, ये उसी का बदला हुआ रूप है, मतलब धीरे, क्योंकि ये स्पेशलाइज है, अटॉर्नी जनरल भी स्पेशलाइज है भाई, लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, वो है कि नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ये लॉ मेंबर आ गया और ये मैकॉले था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अब ये लॉ मेंबर क्या होगा, तो देखो लॉ मेंबर हो सीधी सी बात है, लॉ की बात करेगा और किसी बात नहीं करेगा, ये स्पेशलाइज है। जैसे आजकल आज कोई भी कानून बनाना था गवर्नर जनरल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, तो सबसे पहले राय किससे लेंगे, वो इस लॉ मेंबर से लेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल था, स्पेशलाइज था। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यार लेजिस्लेटिव विधायी लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाएगा, ये कानून,
तो कहने का मतलब क्या है कि अब भाई कानून बनाने के लिए देखो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है, आज भी जैसे अपन देखते सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है, वो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, इंटरप्रेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है, समझ गए। मतलब इम्प्लीमेंट करवाना सुनिश्चित करता है कि कानून हुआ कि नहीं हुआ। तो इम्प्लीमेंट तो वैसे एग्जीक्यूटिव होती है, ब्यूरोक्रेसी करती है। फिर अगर उसमें कोई कमी रह जाती है या और बेहतर तरीके से होता, कमी रह जाती है तो भाई फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं कि सर ये कमी रही, फिर वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो भी कमी रही उसकी, समझ गए। तो कानून बनाना काम नहीं, कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाती है, संसद बनाती है, आज की तारीख में विधानसभाएं बनाती है, वो भी लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। तो ऐसे ही क्या था, कानून कौन बनाता था? कानून तो वही एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाती थी भाई। गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपन साथ में बोलते हैं गवर्नर जनरल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हिंदी में आप जैसे इसको पढ़ोगे सह परिषद गवर्नर जनरल। तो सह परिषद मतलब वो पूरे एक साथ 1+3, जैसे 1+4, फिर 1+3 वापस 1+4। तो ये कानून बनाने का भाई इन तीनों को, तो जो पहले ही जो 3 थे ना भाई, 3 से बढ़ा के यहाँ से मैं अपने 1833 के अंदर 3 से जो 4 किए, तो ये जो 3 थे ना, इनको कानून बनाने का ज्ञान नहीं था। कानून बनाना देखो पूरा होता है कि सेक्शन कैसे होंगे, ड्राफ्टिंग कैसे होगी, किसमें क्या लिखे जानी, किसकी डेफिनेशन क्या होगी, बहुत टेक्निकल काम होता है। तो ये अब कानून बनाने थे। कानून बनाने की राय कौन देगा? ये लॉ मेंबर देगा, जो कि चौथा था। तो इसलिए देखो ये आ रहा है सेंट्रलाइज्ड। अब धीरे धीरे देखो यहीं से ये कड़ी चालू हो जाती है। आज जो अपन संसद देख रहे हैं, लोकसभा विधानसभा देख रहे हैं, जितनी भी है, ये इसकी पहली शुरुआत है। अब जब अपन 1853 पढ़ेंगे ना, तब उसमें आ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और उसी को अपन बोलेंगे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फिर धीरे धीरे वही बढ़ती जाएगी। 1861 के अंदर वो और बढ़ जाएंगे, 6 से 12 हो जाएंगे। फिर अपन और आगे एक्ट देखेंगे, 9 देखेंगे, 19 देखेंगे, 35 देखेंगे। 35 तक आते आते अपन जैसे देखेंगे वो उनका नाम लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा इन्हीं 6 मेंबर्स का। तो अभी ये 1 है, फिर 6 है, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 375 तक हो जाएंगे। ऐसे अपन को ध्यान देना, ठीक। तो ये शुरुआत है, तो शुरुआत में ही समझ के रखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव विधायिका। तो विधायिका के लिए काम पे सिर्फ अभी एक बंदा आया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोड बढ़ेगा कानून बनाने का, तो अपन धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ाते जाएंगे। ये ऐसे समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपन ने लॉ मेंबर जोड़ा कानून। क्वेश्चन आएगा लॉ मेंबर कब जुड़ा? 33 में जुड़ा। क्या काम करता था? वो लॉ विधि बनाने का काम करता था। फिर देखो आप अपन यहाँ क्या पढ़ते हैं, देखो कि ये है क्या, भारत का गवर्नर जनरल, ये लेजिस्लेशन बनाएगा, लेजिस्लेशन का काम करेगा, और भारत के उसमें भारतीयों का भी मतलब राय ली जाएगी, ठीक है ना। अभी कोई भी नहीं आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भारतीय नहीं, वो तो चालू कहानी अभी 1861 से होगी, लेकिन भारत के लिए बनाया कानून, ठीक है। पहले के जो कानून थे उनको नियामक बोलते हैं, रेगुलेशंस, ठीक है। गवर्नर जनरल इन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी कानून बनाए उनको रेगुलेशंस बोलते थे। ये 2 वर्ड्स अपन पढ़ रहे हैं बार बार। एक तो चार्टर पढ़ रहे हैं, जैसे अपन पढ़ा 1793 का, 1813 का चार्टर पढ़ रहे हैं, और एक अपन एक्ट वर्ड आ रहा है बीच के अंदर। तो ये दोनों तो बनाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना, बीपीएल ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो वर्ड कहीं भी आप पढ़ो, नियामक, ठीक है ना, नियामक या रेगुलेशंस, इनको कौन बनाता था? इनको गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते थे, ठीक है। तो ये पहले के जितने भी कानून थे इनको नियामक बोला गया था, रेगुलेशंस। बाद के जितने भी कानून थे जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी उनको वही अधिनियम या एक्ट बोलेंगे। एक्ट, ये जो वर्ड आ रहा है ना, एक्ट, अधिनियम या एक्ट। तो अधिनियम या एक्ट 2 बना सकते थे, या तो ब्रिटिश की संसद बना सकती थी, या ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना सकती थी। इससे पहले जो बनाए गए, अब चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्योंकि कोई लॉ मेंबर नहीं था, तो उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। 33 के बाद जो बने वो सारे क्या? एक्ट बने, अधिनियम। क्यों? आपके पास प्रोफेशनल राय देने वाला व्यक्ति आपके पास आज बैठा हुआ, समझ गए? ये हो गया। फिर अपन जैसे देखते हैं आगे क्या, फिर सेंट्रलाइज में अपन पढ़ते हैं। अब देखो, और देखो सेंट्रलाइजेशन में क्या कि लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी नहीं रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आज से क्या है? आज से प्रशासनिक है ना। ट्रेडिंग का मतलब क्या था? पहले मैं बताया था, ये तो आए थे ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, 1600 में चार्टर मिला, 8 में सूरत के अंदर आए, और यहाँ से खरीदते थे और वहाँ बेचते थे, ये था ट्रेड। फिर अपन ने जैसे देखा, सबसे पहले खत्म नहीं हुआ, कम किससे हुआ? मतलब कम का मतलब 2 को छोड़ के सारी मोनोपोली आपकी खत्म कर दी। किससे हुआ वो? 13 से। और 1833 में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया उसके ट्रेडिंग राइट्स। अब तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करोगे, वहाँ ध्यान रखोगे कि भारत के अंदर शांति बनी रहे,
तो फिर सर वहाँ ट्रेड कौन कर रहा है, मेन तो उनका ट्रेड ही काम था। वो सारे जो मैंने बताया ना कल, मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाया था, आपको ध्यान हो तो यूँ, ये सारी ट्रेडिंग कंपनियाँ ब्रिटेन की, ये तो छोटी छोटी हैं, ठीक है ना, और ये एक वृद्ध थी बीच के अंदर, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाकी सारे छोटे छोटे थे। आज भी जैसे मैं देते हैं डीमार्ट बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रिटेलर चेन है, लेकिन छोटे छोटे भी हैं, जैसे बिग बाजार है कि नहीं है, रिलायंस प्रेस है, छोटे छोटे, और फिर जैसे अपन गली में किराना स्टोर भी देखते हैं, वो भी हैं, सारे काम कर रहे हैं। ऐसे उस समय भी थे, लेकिन 13 में ख़त्म कर दिए, और 33 के अंदर तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब ये सब मिलकर ट्रेड करते थे। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पर, और सबको अनुमति दे दी। ये करी क्यों गई, कल मैंने एडम स्मिथ का नाम दिया था, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, लेजिस फेयर का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब उसी का था कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, सबको फ्री छोड़ो आप। और इस समय तक क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हो चुका था, मशीनें वहाँ तक आ चुकी थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, और जो वो फिनिश्ड गुड्स बनाते उनको बेचने के लिए मार्केट उनको चाहिए था, ऐसे। तो सबको हिस्सा बनाया आप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग अधिकार छीन लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आज से प्रशासनिक कार्य करेगी, ठीक। फिर देखो क्या इसमें क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सिविल सर्विस जो थी उसको ओपन किया गया कि मेरिट बेस होगी, सभी आएंगे, लेकिन इसका विरोध किया गया तो ये भी चालू नहीं हुई, ठीक है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी इक्वल टू सिविल सर्विस ओपन रहेगी, खुली सबके लिए, मेरिट बेस्ड, लेकिन इसका विरोध हुआ तो ये चालू नहीं हो पाई, ये यूँ लिखा है, समझ गए। ये देखो, ये तो वो चीज़ें हैं जो मतलब अपन देखते हैं कि लक्ष्मीकांता के अंदर जो आपकी लिखी हुई है। अब देखो इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो लिखी हुई नहीं है, उसको आप साइड में लिख लो। जैसे लॉ मेंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नीचे लिख लो आप लॉ कमीशन। एक लॉ कमीशन भी नियुक्त किया गया, और कमीशन होएगा तो उसमें उसके चलाने वाले व्यक्ति भी होंगे, उनको अपन बोलेंगे कमिश्नर्स। जैसे यूपीएससी अपन देखते हैं तो एक चेयरमैन होता है, इलेक्शन कमीशन देखते हैं तो कमिश्नर होता है कि नहीं होता है, ऐसा। तो उनको अपन, ये तो कमीशन और ये कमिश्नर्स, है ना। देखो कमीशन को हिंदी में छोटे में कैसे लिखोगे, इधर देखो आप COMMU लिखोगे, अपोस्ट्रोफी लगाओगे और N लिख दोगे, तो ये तो हो गया कमीशन। और कमिश्नर को कैसे लिखोगे, COMM अपोस्ट्रोफी S और S, ये तो होता है कमीशन, और ये होता है कमिश्नर्स, यूँ, ठीक है ना। लॉ कमीशन और लॉ कमिश्नर्स, तो जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि लॉ कमीशन किसमें नियुक्त हुआ, 33 के चार्टर से हुआ, लॉ कमिश्नर्स 33 के चार्टर से, है ना। ये लॉ कमीशन क्या काम करता था, ये लॉ कमीशन ये काम करता था कि भारत में जितने भी उस समय तत्कालीन कानून थे, है ना, कानून चले ही आ रहे थे यार, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मनुस्मृति पे बेस्ड, अपने चारों जो संहिताएँ थी उनसे बेस्ड कानून थे सारे, याज्ञवल्क्य स्मृति थी उस पर बेस्ड कानून थे, ठीक है। तो उन सब कानून को आप पढ़ोगे और उनका कोडिफिकेशन करोगे। कोडिफिकेशन, आज जैसे आप जाओगे कभी कोर्ट में जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी जिल्द मिलती हैं, तो सारे कानून आज ब्लैक एंड वाइट के अंदर लगे हुए हैं, तो ये होता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। तो इसलिए ये कमीशन बना, ठीक है, ये स्टडी करता था। और फिर ये कमीशन जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी वो ये लॉ मेंबर पढ़ता था कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे, और ये कमिश्नर्स, ये तो कमीशन कमिश्नर्स के पीछे चलेगा और तो क्या काम करेगा। और एक लॉ कमीशन इंग्लैंड में भी नियुक्त किया गया, तो वही इसकी रिपोर्ट्स को पढ़ता था। लॉ, ये तो भारत के अंदर था, इंग्लैंड में भी हुआ, इंग्लैंड वाला इस भारत की रिपोर्ट्स को देखता था और फिर उसके हिसाब से ब्रिटेन की संसद को राय देता था कि हाँ आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे। तो यहाँ पर लिख लो लॉ कमीशन इंडिया प्लस इंग्लैंड, ये इंडिया में बना और इंग्लैंड में बना। और नीचे एक बिंदु यहाँ पे जोड़ लो, नीचे ये दास प्रथा, यूँ लिखो दास, और ये दास प्रथा का अंत हुआ था इससे 1833 के चार्टर से। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, ये है देखो इसके अंदर पूरा। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कभी भी अपन देखें तो किसी भी इस एक्ट की एक फीचर आप पकड़ लो तो वो सारा एक्ट यूँ जैसे वो माला की तरह आप उसको पिरो दोगे। तो जब ये 33 वाला आपको पढ़ना हो ना, देखो कभी भी इसका जैसे रिवीजन वगैरह करना हो कि सर याद नहीं आ रहा, तो देखो याद तो नहीं आ रहा, ये तो मुझे पता है यार नहीं आ रहा, क्योंकि समय नहीं दिया, कैसे आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ा, प्रेम से नहीं पढ़ा। ये 33 आ रहा है, 3 आ रहा है, जैसे 1 पकड़ा था ऐसे बन, तो देखो 3 आ रहा है, मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक। तो इसमें अपन क्या करना है, पहले से वो वही जीजी चला रहा था, ये जीजी है ना, ये दोनों सेम है कि नहीं है,
तो अब ये बस ये भी वही सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये बी का क्या हो गया, ये आई हो गया कि नहीं, आई। फिर अपन जैसे पढ़ रहे हैं 3 तो सर 3 है ना, वापस आप रिपीट क्यों कर रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ो ना सर, 3 को पढ़ा के आगे बढ़ाओ ना आप, जैसे कि कुछ अपन आगे बढ़े। ये चौथा कौन हो गया, ये लॉ मेंबर हो गया, ये समझ गए। तो ऐसे अपन पकड़ सकते हैं बस। अब लेकिन बशर्ते ये है कि ये चीज़ अपन ठंडे दिमाग से पढ़े, तब अपने आप दिमाग में, अब जैसे वो 1 था, अब वो ठंडे दिमाग से पढ़ोगे तो अपने आप देना 1 दिन खत्म, 1 लाख रुपये खत्म, सारी चीज़ें लिख दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये आएगा जब, तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन, है कि नहीं है। ये आ गया, ये 3 से 4, ये चौथा लॉ मेंबर से आएगा लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। इस गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था, इधर देखो मैंने बताया लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। पहले क्या होता था, जैसे अपन बोलते हैं चोरी करना, तो चोरी करने का जुर्म की जो सज़ा थी वो बंगाल में अलग थी, बॉम्बे में अलग थी और मद्रास में अलग थी। बॉम्बे में तो डबल थी, जो मद्रास में जैसे मान लो चोरी करने की सज़ा 10 कोड़े हैं, तो बॉम्बे में वही सज़ा 20 कोड़े थी चोरी करने की। ऐसा क्यों था, क्योंकि बॉम्बे के अंदर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा थी, वो ट्रेडिंग पोर्ट था। मद्रास में तो कंपेरेटिवली कम होती है ट्रेडिंग, ये ज़्यादा था, अरेबियन सी के बिल्कुल नज़दीक था, ऐसे, ठीक है। और बंगाल में अगर आपने झूठ बोला है तो उसकी सज़ा बिल्कुल जालसाजी बरोबर थी, क्योंकि जालसाजी में तो माल जाता है, झूठ के अंदर तो आपने बोला ही कुछ, माल वाल तो गया ही नहीं, है ना। तो कानून बिल्कुल परस्पर विरोधी थे पूरे भारत में, एक कानून नहीं था। आज जैसे इंडिया में देखो, आज बिल्कुल यूनिफॉर्म लॉ है अपने पास, क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉ तो चलो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं अपन आर्टिकल 44 में, लेकिन क्रिमिनल लॉ सेम है। किसी ने जम्मू कश्मीर में मर्डर किया हो चाहे कन्याकुमारी में मर्डर किया हो, वो उसकी सज़ा सेम है, फौजदारी कानून सेम है अपने। तो ऐसे ही उस समय था, ठीक है ना। ये जो यूनिफॉर्म किए गए लॉज, सेंट्रलाइज्ड लॉ बनाए गए, ये फौजदारी कानूनों में ही थे, फौजदारी, ठीक। तो फौजदारी कानून यूनिफॉर्म किए गए जिससे कि समरूपता है। ऐसा नहीं किसी को आप एक सज़ा की 20 कोड़े मारे जा रहे हैं बॉम्बे में, मद्रास में 10 कोड़े मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो ये इसी से खुलेगी बस सारी। अब ये आ गया तो आप ये सब कुछ लिख जाओगे, बस दास प्रथा अपन को ध्यान में रखनी है, ये दास प्रथा में लिखाई और ये सिविल सर्विस वाला, बाकी सब कुछ, ठीक। ये 33, अब देखो, हाँ मैं एक चीज़ बता रहा था, ये 13 और 33 वाला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो ये क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे, उस एकाधिकार को ख़त्म किससे किया। वर्ड ये है कि एकाधिकार, तो एकाधिकार को ख़त्म किससे किया था, एक का मतलब 1 और 1 का मतलब 13। फिर क्वेश्चन ये आता है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अब इसमें एकाधिकार वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो एकाधिकार खत्म कर दिया आपने, मतलब जो व्यापारिक अधिकार थे वो खत्म कर दिए, तो किससे हुए वो। अब आप ये मत दिमाग लगाना कि सर उस क्वेश्चन में लिखा था कि व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए, तो सर खत्म तो 13 से कर दिए थे। अरे 13 से उसकी मोनोपोली खत्म करी थी, तभी तो दो व्यापारिक अधिकार खत्म का मतलब होता है कि वो चीन और अफीम जो था ना वो भी खत्म होता। वो खत्म किससे हुआ, वो तो 33 से खत्म हुआ, बाय बाय, ठीक है ना। ये 2 शब्द बोले ना मैंने, देखो ये बाय और ये बाय, एक ये और ये, बाय बाय किसको किया अपन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब सब करेंगे व्यापार, ठीक है। ये ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। एकाधिकार शब्द आते ही आंसर हो जाएगा 1813, और एकाधिकार वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये है कि ट्रेडिंग राइट्स वर एंडेड, तो ट्रेडिंग राइट लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो 33 आंसर, मोनोपोली 13 आंसर, समझ गए। ये था आपने 33, एक बार रीडिंग लगा लो बुक में से, क्वेश्चन देखते हैं। विरोध किस चीज का विरोध है, विरोध ये था एक तो इंडियंस को लाने का, और दूसरा मेरिट बेस्ड। हाँ, कमर्शियल ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन देखो ये होता है, एक तो जैसे इसका कंपनी है, एक तो कुछ तो व्यापारी वर्ग होंगे उसके अंदर, फिर जैसे जो इंडिया में बने रहेंगे, जो सामान खरीदेंगे, जो बिलिंग का काम जैसे करेंगे, भाई उसका पूरा बुक्स तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, वो काम वो सिविल सर्वेंट करते थे। भाई जैसे मान लो बंगाल से रेवेन्यू लेकर आना, आपको कलेक्ट करना, किससे कितना होगा, कितना आपने कलेक्ट कर लिया, तो कोई बाबू बैठ का काम तो करेगा जो स्थायी रूप से इंडिया में रहेगा। कोई व्यापारी तो क्या है, तो सामान देगा और खरीद के ले गया, वो तो पूरे वो तो ट्रेडिंग एजेंट्स होते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे जो काम करेंगे बैठ के, वो सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं,
मतलब कंपनी की सेवा वो। आज जैसे मान लो आज जैसे डीमार्ट है, तो डीमार्ट के अंदर जैसे एक तो कस्टमर है जैसे जो अपन आए सामान लेके आ गए, एक वो है जिसने वहाँ पे दुकान लगा रखी है जो सामान लाता है और वहाँ बेचता है, वो व्यापारी है कि ठीक है कि आप डीमार्ट में कोई कोना दे दो और मैं आपसे मेरा सामान बेच दूँ, वो व्यापारी है। और एक ऐसा जो डीमार्ट की पूरी बुक्स ऑफ रिपोर्ट देखता है कि कितना इसका स्टोर है, क्या उसकी साइज है, कितना बिजली का बिल आ रहा है, जिसको मतलब से डीमार्ट चलाने से वो उसके वो सिविल सर्वेंट, मतलब उसका कोर फंक्शन मिलता है, वो सिविल सर्वेंट हुआ करते हैं। कंपनी की सेवा सिविल सर्विस के लिए सिविल सर्वेंट किसका सर्वेंट है, किसका कंपनी के सेवक है, तो वो धंधा देगी क्योंकि व्यापार को धंधा नहीं देती कंपनी, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें तुम्हें धंधा हाँ कॉन्वॉइस तो चला जाता है 93 में, 86 से 93 टाइम में कॉन्वॉइस का। इसमें है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस तथा विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश सम्राट शासन की आधुनिक धारणा को भारत में चालू किया। हाँ उन्होंने चालू करी थी, तो फाउंडेशन तो उन्होंने डाली जैसे कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस, फिर उसको आगे और बढ़ाया ऐसे। मतलब वो तो उस समय भाई जब आए भाई रेवोल्यूशन के समय पूरा चलाया आपने कौन, वारन हेस्टिंग। अगली लाइन भारत में सभी चली आ रही वैयक्तिक सिविल कानून को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, लेकिन उसे मान्यता से पहले वो कॉर्नवालिस ने दी। हाँ वो दी थी लेकिन वो मर्जी पे डिपेंड होता था, तभी तो कोडिफिकेशन किया। मर्जी हुई ना, ये झूठ बोला तो बॉम्बे में लगे 20 कोड़े, वहाँ लगे 15 कोड़े मद्रास के अंदर, तो मर्जी से चल रहा था, यूनिफॉर्म पे नहीं थी। फिर कोडिफिकेशन हो जाएगी भैया सजा करेंगे, पहले लॉ में देखो क्या लिखा हुआ है, अब जो लॉ में वो सजा की पनिशमेंट होगी। ये सीआरपीसी आईपीसी बहुत सामने आए। ये तो ट्रेनिंग लाएगा मतलब 87 के आसपास, इनकम टैक्स आए। हाँ मतलब भारत का गवर्नर जनरल जितने भी भारतीय कानून थे उनके संबंध में कानून बनाएगा। इस अधिनियम ने भारतीयों को भारत के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, संभव तो था कि वही सिविल सर्विस में इसलिए मना कर दिया था, विरोध किया था। फिर जब अब चूंकि एक्ट में आ गया, एक्ट का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऑर्डर है, लेना पड़ेगा धीरे धीरे आपको। फिर अब देखो इसका विरोध होएगा, फिर 1853 अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल उसमें एक्सप्रेशन लिखा होता आपको इंडियंस को लेना पड़ेगा। फिर शुरुआत थी सेक्शन 87 जो शुरुआत थी मैनिफेस्ट ओपन। अभी तो क्वेश्चन देखिए तो सब समझ में आएगा शुरुआत किसमें हुई, वापस जोड़ देगी किसमें कहा। पढ़ लिया बेटा बिल्कुल। आपका देखो काम ये कि देखो बेटे में कराया जा रहा हूँ, आपका काम देखो रिवीजन करना और इसको याद रखना। जैसे आप जैसे कई बार सोचते हो कि सर याद ही नहीं हो रहा, तो जो ये शिकायत करते हैं ना याद नहीं हो रहा, उसको रिवीजन की ताकत नहीं पता कि रिवीजन में क्या करना है। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही बार में याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक बार में किसी को याद नहीं हो सकता था कितना स्टूडेंट हो। समझ गए? तो रिवीजन की पावर जिसको पता है ना वो कभी शिकायत नहीं करता कि मुझे याद नहीं हुआ, क्योंकि उसको रिवीजन में विश्वास है। रिवीजन करो फिर ज़्यादा जब कभी ये लगे ना सर याद नहीं हुआ,
तो आप ये देख लो कितनी बार रिवीजन किया उसको, 3 बार रिवीजन कर लो जिंदगी भर आपकी चीज। तो ये एक चीज और इससे भी देखिए, ये वो हमारे रेटिंग हमारे जन्म दिया ना, इससे भी हमारे रेटिंग लगा लो, चीजें वही कुछ नया नहीं। हैंड रखो नोट्स के